डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पिछले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। मध्यकालीन इतिहास में हम सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी व राजवंश को पिछले वीडियो में कवर करने की कोशिश किया था। 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया स्टूडेंट्स, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ तबीयत सही नहीं रहने की वजह कर मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई। पर अब पहले से ठीक हूँ और कोशिश करूँगी कि लगातार हमारे वीडियो आते रहें। इससे पहले कि मैं अपने आज के टॉपिक पर जाऊँ, आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। एक नज़र पिछले वीडियो में पूछे गए अपने प्रश्न पर डालती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मार्च 2022 में दिल्ली के लाल किला में किस 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दिल्ली के लाल किला में जिस 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया वो था भारत भाग्य विधाता महोत्सव। आप में से कुछ बच्चों ने सही उत्तर भी दिया। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह कमेंट्स करके उत्तर देते रहिए। हमें पता चलता है कि आपकी पढ़ाई किस जगह पहुंच रही है, यानी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं तुगलक वंश। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने गुलाम वंश को देखा, खिलजी वंश को देखा। आज बात करेंगे तुगलक वंश की। खिलजी वंश जिसकी स्थापना 1290 में होती है और समापन 1320 में। इसके बाद आता है तुगलक वंश जिसकी स्थापना 1320 में होती है और एक लॉन्ग पीरियड 1414 तक चलता है। और इस बीच हमें 3 प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं। पहले गियासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे फिरोज शाह तुगलक। इन 3 शासकों में तुगलक वंश का इतिहास समझना है। कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। मैं आज वीडियो के अंत में आपके साथ कुछ ऐसे प्रश्न पर चर्चा करूंगी जो तुगलक वंश से या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के विषय में। बहुत छोटा सा पीरियड। गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं खिलजी वंश का अंत करके, और 1325 में इनका पीरियड समाप्त हो जाता है। मात्र 5 साल का पीरियड है इनका। इनका नाम गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक दोनों नामों से मिलता है। इन्होंने ही तुगलक वंश की नींव डाली थी। इनके जो पिता थे वो करैना के तुर्क थे, जबकि इनकी माँ एक जाट की पुत्री थी, यानी कि एक तुर्क और एक जाट के संगम से उत्पन्न गियासुद्दीन तुगलक। इनमें तुर्कों की क्रूरता और बर्बरता और जाटों का सम्मान दोनों मौजूद था। इनके अंदर विनम्रता भी थी, क्रूरता भी था, सैनिक शक्ति भी थी, एकाग्रता भी था। कुल मिलाकर कहें तो सभी चीज़ों का समावेश था। गाजी मलिक एक साधारण सैनिक से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इनका जीवन धीरे धीरे एक सैनिक से सिपा सलार से आगे बढ़ता है। इन्होंने अपने समय में लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। एक सेनापति के तौर पर इन्होंने 29 मुगल के आक्रमण को विफल किया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने राजघराने से संबंधित न होकर भी अमीरों और सरदारों के आग्रह पर सुल्तान बनने का काम किया, वो था गियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की, या इन्हें काफिरों का घातक भी कहा जाता था। इन्होंने ये भी उपाधि धारण की थी। गियासुद्दीन तुगलक ने कई सैनिक विजय प्राप्त की। उन्होंने तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, तिरहुत, मंगोलों ऐसे कई विजय अभियान किए, जिसके लिए उन्हें एक कुशल सैनिक के तौर पर, कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खां जो एक सैनिक अभियान का नेतृत्व करते हुए मारे जाते हैं। पहले गियासुद्दीन तुगलक से पहले जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करके लौट रहे थे तो उनके पुत्र जो थे जौना खां, वो एक लकड़ी का महल बनवाते हैं अपने पिता की स्वागत में, जो दिल्ली से लगभग 6 मील की दूरी पर होता है। इस जगह का नाम, जहाँ ये महल बनवाया गया था,
अफगानपुर था। इस जगह का नाम क्या था? अफगानपुर था। इसी लकड़ी की महल में जब गियासुद्दीन तुगलक खड़े होकर संबोधित कर रहे थे तो उससे गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? गियासुद्दीन तुगलक की। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां सुल्तान बनता है, लेकिन जौना खां सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, अपना राज्याभिषेक करवाता है। जौना खां जिसने लकड़ी का महल बनवाया और इस महल से गिर के उसके पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, और बाद में गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र जौना खां जब राजा बनता है तो अपना राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से करवाता है 1325 ईस्वी में। अब यहाँ से तुगलक वंश का दूसरा शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। पिता की मृत्यु के बाद ये राजा बना था। इसके यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के और उस समय दिल्ली के जो औलिया थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों एक दूसरे से कट्टरता लिए हुए थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति और एक योग्य व्यक्ति था। उसका जो प्रारंभिक काल है पूरा उथल पुथल से भरा हुआ था। आंतरिक विद्रोह, बाह्य आक्रमण सब चल रहा था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने शाही सेनाओं में एकत्रित करने का काम किया। उसने कई विद्रोहों को दबाया, जिसमें बहाउद्दीन गुरशब का विद्रोह था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुल्तान के हाकिम किशलू खां के विद्रोह को दबाया और किशलू खां को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अनेकों विद्रोहों का दमन किया, लेकिन इसके शासनकाल में कहीं न कहीं राज्य स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे। खासकर दक्षिण भारत में कई राज्य थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे आ रहे थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। संगम वंश के अंतर्गत उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कन्हैया नामक व्यक्ति ने वरंगल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सोनार गांव में गियासुद्दीन बहादुर के पश्चात जब बना फखरुद्दीन मुबारक तो उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवध का शासक जो था इनामुल मुल्क, उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बहमनी स्वतंत्र हो गया था, यानी कि देवगिरी स्वतंत्र हो चुका था। वहाँ पे विदेशी मुल्क के मुस्लिम शासक हसन खां गंगू शासन कर रहे थे। तो विजयनगर, बहमनी, वरंगल, आपको ये वरंगल हो गया, उसके बाद देवगिरी हो गया, ये सारे राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे। और इसी बीच 1315 ईस्वी में जो बदायूं लिखते हैं, बदायूं जो कि इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बदायूं किसके विषय में लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो बदायूं ने ये कथन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये कथन बहुत प्रचलित हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर योजनाओं को देखें तो उन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतने की योजनाएं बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक जो सल्तनत काल के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक सुशिक्षित था, योग्य था, तीव्र बुद्धि का था, अनुभवी था, एक कुशल सेना नायक था, एक जिसको कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था, फिर भी उसका शासनकाल विवादों से भरा हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार इतिहासकार कहते हैं कि सारी योग्यताएं, सारी क्षमताएं होते हुए भी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल विवादों से घिरा हुआ था। इसका कहीं न कहीं कारण उसकी विचित्र योजनाएं थी, क्योंकि उसकी योजनाएं ही उसे विवादास्पद बनाती हैं। उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की 1326-27 में। ये उसकी असफलता का कारण बनी, क्योंकि कर वृद्धि से
उस क्षेत्र के लोग उसके विरुद्ध हो गए, क्योंकि उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था और अकाल के बावजूद वो लोगों से कर वसूली का कार्य कर रहा था। तुगलक की ये योजना असफल रही। दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन की। 1326-27 में ही उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी स्थानांतरित की। ये भी उसके लिए एक असफल योजना रही और उसके किरकिरी की वजह बन गई। बाद में 1335 में उसे पुनः देवगिरी से दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि देवगिरी राजधानी को ले जाने से उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा चलाने की, जो उसने 1329 और 1330 के बीच चलाया। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि पीतल तथा बर्नी लिखते हैं कि तांबा के धातुओं की उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जिसका मूल्य चांदी की और तांबा की, जो उसने पीतल और तांबा की मुद्रा चलाई थी, उसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर रखा था। ये उसकी असफल योजना थी, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। और उसकी चौथी असफल योजनाओं में खुरासन एवं कराचिल का अभियान था, जिसमें उसके लगभग बहुत बड़ी संख्या के सैनिक मारे गए थे। उसने इस योजना में 3,70,000 सैनिकों को वर्ष भर का वेतन पहले ही देकर अभियान पर भेज दिया। ये उसके लिए असफलता सिद्ध हुई। कहा जाता है कि इस अभियान से लगभग 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली वापस आ पाए थे। तो कई सारी योजनाओं के असफल होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को जो चरित्र है वो भी संदेह में चला जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तित्व के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वह चरित्र व व्यक्तिगत गुण के दोषों का मिश्रण था, यानी गुण भी था और दोष भी था। दोनों तराजू पर तौले तो दोनों उसके अंदर होने के कारण उसकी असफलता ज़्यादा निश्चित हो गई थी। उसकी असफलता के बीच ज़्यादा आ गए, क्योंकि उसके अंदर अगर गुण था कि वो शिक्षित था, गुण था कि विद्वान था, कुशल सैनिक था, बुद्धि वाला था, तीव्र शक्ति थी सोचने की, तो कहीं ना कहीं उसकी योजनाओं का असफल होना उसके दोष का कारण बन जाता है। इतिहासकार स्मिथ, सेवेल, लेनपूल, वुल्जले, हेग भी उसे गुण और अवगुण का मिश्रण बताते हैं, यानी कि उसे एक कंबाइंड मिश्रण बताते हैं मेरिट एंड डिमेरिट्स का। इसके बाद हम अगले तुगलक वंश के शासक के तौर पर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को। 1351 से 1388 ईस्वी तक इनका पीरियड है। फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम रज्जब मोहम्मद था। रज्जब मोहम्मद बिन तुगलक का सिपा सलार था और इसकी माता बीबी जैला अबूहर राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। यानी कि हम उधर देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक एक तरफ माँ जाट और पिता तुर्क, और फिर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक पिता तुर्क और माँ एक राजपूत कन्या। तो कहीं ना कहीं राजपूतों और तुर्कों दोनों के गुण इसके अंदर समावेशित होंगे। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो बैठने से पहले वो एक सिपा सलार होता है, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तब वो गद्दी को अपने हाथ में लेता है। उल्लेमा वर्ग जो थे उनमें असंतोष था। वो फिरोज तुगलक को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे प्रतिद्वंदिता लेनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट कांगड़ा पर आक्रमण किया, जहां उसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। और इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर को लूटने के बाद उसने विजय चिन्ह के रूप में मूर्ति के कुछ अंश मदीने भेजे थे, लेकिन इसके कोई स्पष्टमिक प्रमाण नहीं मिलते हैं भेजने के। ये इतिहासकार कुछ मानते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई सैन्य अभियान के साथ साथ कई कल्याणकारी कार्य भी करवाए, जैसे नहर का निर्माण, जैसे सराय का निर्माण, जैसे पशु चिकित्सालय। ये सभी भी फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। 1308 में सुल्तान ने कटेहर का राजा खरक के विरुद्ध सफल अभियान किया, जो अभियान असफल रहा। 1362 में सिंध पर अधिकार किया।
कई सारे बहमनी पर किया, मदुरा पे किया, सिंध पर किया। कई सारे अभियानों के बावजूद फिरोज शाह तुगलक को अगर कह दें तो विजय और असफलता दोनों के बीच में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक का अगर हम लोग स्पष्टतः देखें तो कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से नहीं किया गया था। उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही सारे अभियान किए और अंततः 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की अगर नीतियों की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के तौर पर हम लोग नाम मात्र के लिए उसके पौत्र गयासुद्दीन तुगलक शाह को देखते हैं, जबकि इस समय शासन बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। शासन लगभग हाथ से तुगलकों के फिसल चुका था। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत में रोज़गार के लिए एक अलग विभाग बनाया। दीवान ने खैरात दान विभाग की स्थापना की। दान देना, रोज़गार के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करना, उसके अलावा विधवाओं और कन्याओं के, अनाथ कन्याओं के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करवाना, कई सारे फिरोज के कार्य हैं जिसके लिए उसे एक लोक कल्याणकारी शासक के कैटेगरी में भी रखा जाता है, देखा जाता है। तो ये तो सारे कुछ प्रश्न हुए, बातें हुई जो हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक से संबंधित किया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ये कुछ प्रमुख शासक हैं जिन्हें हमें इस पीरियड में पढ़ना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो पूछा जाता रहा है, जैसे किस शासक के विषय में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली हुनूज अस्त। तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज निज़ामुद्दीन औलिया को कहा था दिल्ली छोड़ने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, गियासुद्दीन तुगलक ने, और निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी हुनूज अस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तुगलक वंश में एक प्रश्न आता है कि नहरों की खुदाई का काम सबसे पहले किसने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कई सारे प्रश्न हैं। आप यदि हमारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जाम परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल किरण सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के अन्य प्रश्नों के लिए तुगलक वंश से संबंधित वन लाइनर प्रश्न हमारे किरण सिविल सर्विस के टेलीग्राम पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न है, अगर हम बात करें आज के प्रश्न की, तो मैं मध्यकालीन भारत से ही आपको एक प्रश्न देना चाहती हूँ। हमारा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी देवराय प्रथम। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप ऑप्शन को देखें। ए संगम, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय और डी देवराय प्रथम। अपने उत्तर कमेंट करके दें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर मुझे बताएं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बाय बाय।